नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग अपनी व्याकरण वाली कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अपना जो हमारा संधि प्रकरण है और संधि प्रकरण के अंतर्गत भी हमारी जो अच संधि है जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग अच संधि का अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ जो भी मित्र हमारे लाइव जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सकें। तो आइए हम लोग जो हमारी कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि जो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र था अदेंग गुणा तपरस तत्काल इन, और उसके साथ ही साथ आद गुणा जो सूत्र है, इन तीनों सूत्रों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। किंतु जो आद गुणा हमारा सूत्र था, इसका अध्ययन पूर्ण नहीं हो पाया था। तो आज पुनः हम लोग आद गुणा सूत्र का ही अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आद गुणा सूत्र का अध्ययन आरंभ करें उससे पहले, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कई परीक्षाओं में जब पूछ देते हैं कि जो गुण संधि करने वाला सूत्र या गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कई मित्र हमारे वहां जब दोनों सूत्रों को देखते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और देखा जाए तो काफी हद तक इन दोनों ही सूत्रों में समानता है, तो वहां वो लोग असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। तो हम लोग आद गुणा अपने सूत्र का अध्ययन आरंभ करें उससे पहले इस असमंजस को हम खत्म करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग पहले आद गुणा और अदेंग गुणा जो हमारा सूत्र है उसके विषय में जान लेते हैं। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने जो अदेंग गुणा हमारा सूत्र था, अदेंग गुणा, इसका भी अध्ययन किया था। और जो सूत्र हमारा यहाँ लिखा हुआ है आद गुणा, इसकी परिभाषा को तो जान लिया था, किंतु इसका संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाए थे। तो अब जैसे कि हमने दोनों ही सूत्रों को यहाँ लिख रखा है, अदेंग गुणा और आद गुणा। अब क्योंकि यहाँ दोनों में ही गुण भी लगा हुआ है और आ से ही आरंभ है, तो जो मित्र नए हैं या जिन लोगों ने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं दी है, जो टेट सुपर टेट इत्यादि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह लोग अधिकांशतः यहाँ असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन सा गुण संधि वाला सूत्र है और कौन सा गुण संज्ञा का सूत्र होता है। तो क्योंकि अब वो सबसे पहले तो हम यहाँ यह जानते हैं कि यहाँ कौन सा सूत्र हमारा किस प्रकार का है। तो यहाँ जो अदेंग गुणा हमारा ये लिखा हुआ है, यह सूत्र हमारा क्या करता है, संज्ञा करता है। और संज्ञा करने के कारण यह हमारा कैसा है, संज्ञा सूत्र है। और आद गुणा जो है वो विधान करता है, और विधान करने के कारण यह हमारा विधि सूत्र है, विधि सूत्र है। ठीक है, अब सभी लोगों ने जान भी लिया होगा कि कौन सा गुण संधि का सूत्र है और कौन सा गुण संज्ञा का। तो पुनः हम एक बार क्लियर कर दें, जब आपसे पूछा जाता है कि गुण संज्ञा का सूत्र कौन सा है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अदेंग गुणा जो होता है वो गुण संज्ञा करता है, और आद गुणा जो है सूत्र है वो हमारा क्या करता है, गुण संधि करता है। यदि गुण संधि का आपसे सूत्र पूछते हैं कि गुण संधि का सूत्र कौन सा है, तो आद गुणा है, और गुण संज्ञा का कौन सा है, तो अदेंग गुणा है। अब किस प्रकार यह संज्ञा कर रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ इसको तोड़ते हैं तभी हम जानते हैं कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अत और एंग। कल हम लोगों ने जाना था अत और एंग, क्योंकि यहाँ जब भिन्न भिन्न कर रहे हैं तो हमारा शब्द निकल के आ रहा है ए, आ, ए और ओ, जो कि यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने जब आद गुणा पढ़ेंगे तो यहाँ ये तो लिखा हुआ कि आद गुण, अर्थात आद का क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, किंतु किसका होता है, तो यहाँ हम देखते हैं जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमारे सारे वर्ण निकल के आ जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए एक ट्रिक हो जाती है कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे कौन सा सूत्र हमारा संज्ञा वाला है। तो जब आप उस सूत्र को तोड़ के देखते हैं और जब तीनों गुण संज्ञित शब्द हमारे निकल के आ जाएं, तो वो हमारा गुण संज्ञा सूत्र हो जाएगा, और जहाँ तीनों वर्ण निकल के नहीं आएंगे वो गुण संधि का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जान लिया है। अब हम अपना जो हमारा सूत्र था आद गुणा, इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि कल भी हम इसका अध्ययन कर रहे थे और इसकी परिभाषा को हम लोगों ने जान लिया था। और जो परिभाषा थी वह क्या थी कि अवर्ण के बाद, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये किस प्रकार का सूत्र है, तो ये विधि सूत्र है, क्योंकि ये विधान करता है, विधि सूत्र है। और ये किसका है, ये गुण संधि का सूत्र होता है। अब इस सूत्र के द्वारा क्या कहा गया था कि
अवर्ण से परे क्या हो, अच हो, अवर्ण से परे यदि अच होता है तब क्या हो जाता है कि उसके स्थान पर पूर्व और पर, यानी कि पहला वाला हमने यहां देख लिया था कि पूर्व और पर, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, अर्थात इन दोनों को मिलाकर के ही यहाँ संधि हो जाती है। ठीक है, कल हम लोगों ने इतना अध्ययन कर लिया था। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, उसके द्वारा हम इस संधि को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां जो उदाहरण दिया है हमारा वो है उपेंद्र। तो उपेंद्र का क्या होता है, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। अब उपधन इंद्र होता है तो हमने पहले भी कई बार कहा है, जब भी आप संधि करें तो ऐसा नहीं है कि उपधन इंद्र उपेंद्र होता है। ठीक है, आप उसको तोड़ के भिन्न भिन्न करके यदि संधि करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है संधि करने का। तो हम क्या करेंगे, हम भी इसको ऐसे ही भिन्न भिन्न करके करेंगे। अब यहाँ हम उप में से क्या है, उ तो स्वर है ही है, पर जो हमारा व्यंजन है इसमें क्या लगा है, आ लगा हुआ है, तो हमने इसमें से आ को निकाल लिया। अब हमारे पास यहाँ क्या है, इंद्र। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ उपधन इंद्र तो है, अब उप से आ निकला और यहाँ हमारा इंद्र है, ई है, तो यहाँ हमारा आ है और यहाँ हमारा ई है। अब क्योंकि आद गुणा सूत्र तो केवल गुण संधि का विधान करता है, किंतु गुण संधि किसकी करेगा, जिनकी गुण संख्या हो रही होगी। तो गुण संख्या में हमने जाना था कि जो हमारे वर्ण थे कौन से, अ, ए और ओ, ये हमारे गुण संज्ञक वर्ण थे। अब क्योंकि ये तीनों ही हमारे गुण संज्ञक वर्ण हैं, अब इस सूत्र ने तो क्या कह दिया कि आ से परे यदि अच हो तो उन दोनों पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा, अर्थात तो गुण हो जाएगा। अब क्योंकि गुण संज्ञा जो होती है वो तीनों वर्णों की होती है, तो क्योंकि यहाँ अब आ और ई है, गुण करना है, तो गुण हम इसमें से किसको करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही यहाँ पर गुण है। जब तीनों ही गुण है तो हम किसको यहाँ आदेश करें, क्योंकि आ बोलेगा हम भी हो जाएंगे, ए कहेगा हम भी हो जाएंगे और ओ कहेगा कि हम भी हो जाएंगे। जब तीनों यहाँ हो जाएंगे तो हम यहाँ किसको रखेंगे, क्योंकि यह तो मालूम है कि गुण आदेश करना है, किंतु गुण किसका आदेश करना है यह नहीं पता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पुनः जो हमने सूत्र अध्ययन किया था स्थाने अंतर तमः, उस सूत्र का यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका विधान करेंगे, अर्थात उस सूत्र को पुनः देखेंगे। तो स्थाने अंतरतमा क्या करता है कि जो स्थानीय है और उसके अत्यंत समीप है वह आदेश हो जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे, उच्चारण स्थानों को। जब उच्चारण स्थान देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ जो है इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ। अब हम ई का उच्चारण स्थान देखेंगे तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, इचुयाशा नाम तालु, तालु होता है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, अब जब कंठ और तालु हमको मिल गया है तो इनके स्थान पर जो आदेशित होगा वह भी कौन होगा, वह भी कंठ और तालु ही होगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे गुण हो रहे हैं इनके उच्चारण स्थानों को भी देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा कि आ का उच्चारण स्थान तो केवल हमारा कंठ है, तो कंठ तो यहाँ है किंतु आ में तालु नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा अगला वर्ण क्या है, ए। तो एक सूत्र जैसे उच्चारण स्थानों के हम सूत्र पढ़ते हैं तो सूत्र होता है ए दय तो कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु। तो यहाँ जो हमारा ए है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। तो क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, यहाँ भी हमारा कंठ और तालु ही है, इसलिए यहाँ भी हमारा कंठ और तालु ही है। तो इन दोनों के उच्चारण स्थान, ए के उच्चारण स्थान भी ये दोनों और आ और ई का उच्चारण स्थान भी ये दोनों होने के कारण इन दोनों के स्थान पर जो एकादेश होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए।
तो अब आ और ए दोनों, आ और ई जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया ए, और यहाँ क्या रह गया द्र, आगे क्या है उप। अब क्योंकि यहाँ पा जो है वो हमारा व्यंजन जो है वो आधा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ देंगे तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा उपेंद्र। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना यहाँ जो हमारा उपेंद्र शब्द बना वो किस प्रकार से बना, तो आ और ई इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा, इनमें से जिसका भी वो उच्चारण स्थान होगा वही आदेशित होगा। ठीक है, तो यह आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका जो द्वितीय उदाहरण है वो हमारा दिया है गंगोदकम। अगला जो दिया है वो है हमारा गंगोदकम। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी उपेंद्र का संधि किया है उसी प्रकार से सेम गंगोदकम का भी संधि हो जाएगा। तो अब जैसा कि हम लोगों ने इसका यहाँ सूत्र लगा करके यहाँ संधि की है, उसी प्रकार से गंगोदकम की संधि आप लोग स्वयं कीजिएगा। और यदि कोई समस्या आती है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब क्योंकि आद्गुणा सूत्र का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, तो अब इससे जो अगला सूत्र है हम उसको जानते हैं। तो क्योंकि हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में जो अगला सूत्र है वो कौन सा है, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इत। ठीक है, अगला जो हमारा सूत्र है वो क्या है, उपदेशे अजनुनासिक इत। ठीक है, अब क्योंकि इस सूत्र का हम लोग जब अध्ययन करते हैं, हम लोगों ने जैसे संज्ञाएं जब पढ़ी थी तो उस समय भी इसका जो है अध्ययन किया था। और आप सभी जानते हैं यह सूत्र हमारा क्या करता है, यह संज्ञा करता है। ठीक है, संज्ञा सूत्र है ये हमारा, क्योंकि संज्ञा करता है तो यह जो सूत्र है वो कैसा है, संज्ञा सूत्र है। अब ये कौन सी संज्ञा करता है, तो यह इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्योंकि यह इत संज्ञा करता है इसलिए संज्ञा सूत्र है। अब हम जानते हैं कि यह इत संज्ञा किसकी करता है। ठीक है, यह इत संज्ञा किसकी करता है, तो यहाँ लिखा हुआ उपदेश अजनुनासिक इत, अर्थात अज अनुनासिक, अच अनुनासिक, जो अच हो, जो अनुनासिक अच होता है उनकी इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र हमारा होता है वो कौन सा होता है, उपदेश अजनुनासिक इत। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि गुण संधि में हम लोगों ने जो हमारा उपेंद्र था उसका अध्ययन कर लिया और गंगोदकम मैंने आप सभी को अध्ययन करने के लिए दे दिया है। तो अब हम इसके आगे वाला जो हमारा शब्द है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोगों ने गुण संधि में अन्य भी उदाहरण पढ़े होंगे, तो अब हम देखते हैं हमारा अगला जो उदाहरण है वो कौन सा है, प्रश्नार्थी। प्रश्नार्थी। ठीक है, अब जब हम इस उदाहरण का संधि विच्छेद करेंगे, अर्थात इसको जब हम संधि करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, प्रश्न धन रिद्धि, प्रश्न धन रिद्धि। अब क्योंकि यहाँ प्रश्न धन रिद्धि लिखा हुआ है तो अब यह शब्द, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया था कौन से किए थे, गुण संज्ञा में कौन कौन से वर्ण थे हमारे, आ, ए और ओ। तो अब क्योंकि अच तो ऋणी भी है, किंतु यहाँ जब हम इसको भिन्न करते हैं, पहले हम इसको भिन्न कर लेते हैं तो पश्चात आगे बढ़ते हैं। हम इसको भिन्न भिन्न करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्न में हमने हलन किया, क्या निकल के आया आ, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है हमारा रिद्धि। ठीक है, अब यहाँ जो आ है, अब क्योंकि जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया था उपेंद्र में कि जो उसके समान गुण, क्योंकि स्थाने अंतरतमा सूत्र लगाएंगे और तब हमारा वह सूत्र क्या करेगा, वह परिभाषा करेगा कि इनकी जो उच्चारण स्थान है, अर्थात इनके स्थानीय के जो अत्यंत समीप होगा वही आदेशित होगा। तो क्योंकि आ का उच्चारण स्थान तो हम जानते हैं कंठ होता है और ऋ का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, मूर्धा है। ठीक है, तो इन दोनों का कंठ और मूर्धा हो गया। अब हम यदि इन वर्णों का देखें तो आ का होता है हमारा कंठ, ठीक है, ए का होता है कंठ प्लस ताल
और ओ का देखें तो क्या होता है, कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है, यह होते हैं। किंतु कंठ के साथ मूर्धा इनमें से किसी भी वर्ण के साथ नहीं है। जब यहाँ मूर्धा नहीं है तो हम कृष्ण धन रिद्धि के स्थान पर हम कौन सा गुण आदेशित करेंगे, यह हमको नहीं पता है। जब हम यहाँ नहीं कर पाएंगे तब हम क्या देखेंगे, हमारा जो अगला सूत्र है वह क्या कह रहा है। तब हम जो अगला सूत्र है उसका अध्ययन करेंगे, जो कि क्या है हमारा उरड़ रपरः। अगला जो हमारा सूत्र है वो कौन सा है, उरड़ रपरः, उरड़ रपरः नहीं सॉरी उरड़ रपर, उरड़ रपर। अब यह सूत्र हमारा क्या करता है, यह परिभाषा करता है, अर्थात यह बताएगा कि किस प्रकार से क्या आदेशित होगा। तो यह परिभाषा करेगा और परिभाषा करने के बाद के कारण ये कैसा हो जाएगा, यह सूत्र हमारा परिभाषा सूत्र हो जाएगा। यह हमारा परिभाषा सूत्र है क्योंकि ये परिभाषा करता है। अब यहाँ जो उरड़ रपरा हमारा सूत्र आया, यह हमारा सूत्र क्या कहेगा, यह कहता है कि ऋधि के जो 30 भेद होते हैं, क्योंकि जब हम लोग सवर्ण संज्ञा देखते हैं तो हम वहां देखते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, किंतु जो कात्यायन थे उन्होंने क्या कहा कि ऋधि और लृ सवर्णे ऋते सवर्णे ऋधि और ऋते सवर्णे लृ, अर्थात ऋधि और लृ दोनों के कुल मिला के यदि सवर्ण पूछे जाएंगे तो इन दोनों के 30 भेद कहे गए हैं। तो जब हम ऋधि के स्थान पर कोई आदेशित करेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम इस उरड़ रपरा सूत्र के सहायता से ही करेंगे। अब क्योंकि जैसे कि हम उरड़ रपरा सूत्र का अध्ययन करें तो इसको पहले हम जान लेते हैं यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है। तो यह कहता है कि इस सूत्र में जो हमारा आता है रल प्रत्याहार, राम प्रत्याहार आता है। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करें, राम प्रत्याहार जो हमारा आता है उसका, राम प्रत्याहार, ठीक है। अब सबसे पहले हम अड़ प्रत्याहार जो हमारा है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा अड़ प्रत्याहार होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। अड़ प्रत्याहार जो हमारे वो 2 प्रकार के हैं। तो अब वह 2 प्रकार कौन कौन से हैं हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जान ले। तो यदि हम अड़ प्रत्याहार की बात करें, यदि आपसे सिंपल पूछा जाता है सीधी भाषा में कि अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तब क्या हो जाएगा हमारा अ, ई और उ, ठीक है। किंतु यदि एक सूत्र होता है हमारा अड़ुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अगर यह सूत्र देके आपसे पूछा जाता है कि अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, या यहाँ जब हम कृष्ण धन रिद्धि की सिद्धि करते हैं तब यहाँ पर हम देखते हैं तो जो हमारा अड़ प्रत्याहार है वो अ ई उ तक न जाकर कहाँ तक जाएगा, राम प्रत्याहार के परे तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, अर्थात जो राम प्रत्याहार है उसके परे तक आदेशित होगा। अब उसके परे तक आदेशित होगा तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, आइए इसको जानते हैं। तो हमारा जाता है अ ई उ। अब पहले रा प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको भी लिख लेते हैं। तो रा में हमारे आते हैं रा और ला, ठीक है। इसमें कुल 2 ही वर्ण आते हैं, रा और ला, ठीक। तो अब क्योंकि हम अड़ प्रत्याहार की बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक, रा प्रत्याहार के परे तक। तो इसमें देखते हैं आ ई उ री ल ए ओ आई औ ह य व र और ला, ठीक है। तो जब हम अड़ प्रत्याहार अड़ुदित सवर्ण से च प्रत्यय करके पूछा जाए आपसे कि अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो रा प्रत्यय के परे वाले, रा प्रत्याहार के परे तक हम उसको करेंगे, अर्थात आ से लेकर हमारा लड़ के लड़ा तक जाएगा अड़ प्रत्याहार, ठीक है। इतना हम लोगों ने यहाँ जान लिया। अब क्योंकि यहाँ जब हम देखते हैं, यहाँ अब हम इस पे आ जाते हैं। उरड़ रपरा सूत्र ने क्या कहा कि जब ऋधि के स्थान पर ऋधि आदेश कर रही हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम रा प्रत्याहार के परे वाले तक आदेशित करेंगे, रा प्रत्याहार के परे तक आदेशित करेंगे। तो अब हमने यहाँ भी जान लिया रा
और रपरा सूत्र हमारा क्या कर रहा है कि रा प्रत्याहार के परे वाले अड़ को आदेशित कर रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं, अब हम अपनी सिद्धि पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा आ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है, और ऋ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो अब इनमें से किन किन वर्णों का हमें यहाँ पे आदेशित मिल जाता है। अब हम यदि गुण संज्ञक शब्दों की बात करें तो गुण संज्ञक जो वर्ण थे वो कौन से थे, आ, ए और ओ। तो कंठ तो हमें इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, किंतु मूर्धा हमें किसी में भी नहीं मिला। तो हम कंठ तो केवल जब यहाँ कंठ की बात कर रहे हैं तो हम कंठ तो यहाँ से ले लेते हैं, तो हमको यहाँ क्या मिल गया, आ। तो कंठ तो हमने यहाँ से इसमें ले लिया। अब हम यदि यहाँ देखते हैं तो हमको मूर्धा किसमें मिलेगी, तो मूर्धा किसका होता है, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, अर्थात यहाँ जो रा है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो हम जब इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ही आदेशित कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसको बिठा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने देखा कि हमने कंठ जो हमारा गुण संज्ञक वर्ड थे उनमें से ले लिया, और अण में जो हमारा मूर्धा था उसके उच्चारण स्थान के आधार पर हमने यहाँ से मूर्धा ले लिया। तो मूर्धा किसका मिला, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा मिला, तो हमने यहाँ मूर्धा ले लिया। अब क्योंकि अ और रा ये दोनों हमने ले लिए, तो जब हम यहाँ इन दोनों के एकादेश करना है, जब एकादेश करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर। तो हमको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, अर। ठीक है, अर आप ध्यान रखिएगा, हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। अब हमारा यहाँ हमको क्या प्राप्त हो गया, अर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या रह गया, केवल धी रह गया। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है, प्रश्न। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो प्रश्न का ड़ा जो है हलंत्य है और उसके बाद स्वर है, तो आ इसमें मिल जाएगा, तो प्रश्न हमारा यह पूरा होकर इस प्रकार आ गया। अब क्योंकि रा है उसके बाद में धी है, तो ये रा क्या होगा, इसके ऊपर लग जाएगा, और तब हमारा शब्द जो है वो क्या बन जाएगा, कृष्णार्थी। अर्थात कृष्णार्थी और तवल लकार जो उदाहरण है उसको निष्पन्न करने के लिए, अर्थात उनको बनाने के लिए हमारा जो उरण रपर सूत्र है जिसके अंतर्गत र प्रत्याहार आता है, इसका विधान किया गया, तब यहाँ आकर हमारा कृष्णार्थी जो शब्द है वो निष्पन्न होगा। क्योंकि ऋ, अर और अल जो हम गुण संधि में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वह तो गुण संज्ञक होते ही नहीं है। तो अब जो अगला है हमारा तवल लकार, तवल लकार, इसकी सिद्धि आप लोग स्वयं करेंगे, और कल की कक्षा में इससे आगे के सूत्रों के साथ हम उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही।